नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। अब सीधे रुख करते हैं खबरों की ओर। कोरोना संक्रमण को कम करने के लिए बिहार में 2 से 8 जून तक एक बार फिर से लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार बिहार में कोरोना जांच का आंकड़ा 3 करोड़ के पार हो चुका है। वहीं दूसरी ओर बिहार में बीते 24 घंटे में स्वास्थ्य विभाग के अनुसार सिर्फ 1174 नए संक्रमितों की पहचान की गई है। बीते 24 घंटे में बिहार में 3100 लोगों ने कोरोना को हराया है और इसके साथ ही बिहार अब एक्टिव मरीजों की संख्या सिर्फ 14,250 हो गई है। बिहार में एक्टिव केस की संख्या में हर दिन गिरावट हो रही है। अब तक 6,88,462 मरीज इस वायरस से ठीक हो चुके हैं और रिकवरी रेट की बात की जाए तो रिकवरी रेट 97.25% हो गई है। बीते 24 घंटे में बिहार में कुल 1,08,347 लोगों की कोरोना वायरस की जांच की गई है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता शशांक दुबे हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शशांक जी, अब राज्य में कोरोना वायरस को लेकर हालात काफी सुधरते हुए नजर आ रहे हैं। शशांक जी बिल्कुल, देखिए डेटा जो बता रहा है और जो जमीनी सच्चाई भी है अस्पतालों में, अगर अस्पतालों की कंडीशन देख ली जाए तो निश्चित रूप से कोरोना के केसेस काफी तेजी से गिर रहे हैं और जो एक्टिव पेशेंट है पूरे प्रदेश के अंदर वो बहुत कम बचे हैं। जो करीब 6 लाख से ऊपर चले गए थे वो लगभग 14,000 के करीब बचे हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत सुकून वाली बात है कि पूरे बिहार में अभी 14,000 मात्र एक्टिव केसेस हैं और जो ठीक होने की दर है, नहीं जो लोग रिकवर कर रहे हैं वो भी बहुत तेजी से कर रहे हैं। ऐसे में जो गति चल रही है रिकवरी होने की, अगर 1 सप्ताह तक ये गति बरकरार रही तो केसेस बहुत कम आ जाएंगे। अभी इस वक्त बिहार में 97 करीब 97 पॉइंट समथिंग रिकवरी रेट है, यानी अभी बिहार में मात्र एक्टिव केसेस की संख्या मात्र 3% है जो अभी तक हुई थी। तो 3% एक्टिव केसेस से कम एक्टिव केसेस है, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है इस मेडिकल टर्म में। दूसरा महत्वपूर्ण विषय ये है कि जो कोरोना की कल जांच की गई थी या पिछले 1 सप्ताह का अगर डेटा निकाला जाए, उसके अगर उसको आंकड़े देखे जाए तो पिछले 1 सप्ताह में कोरोना का ग्राफ गिरते ही आया है, कम होते आया है। कल की बात की जाए तो कल लगभग 1,08,000 टेस्ट किए गए थे पूरे बिहार में। 1,08,000 टेस्ट में 1174 मामले सामने आए, यानी पॉजिटिव। यानी उस हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही कम मामले हैं। ये 1.1% करीब मामला है, 1.10%। तो पूरी तरह से कहा जाए ये बहुत अच्छा माना जाता है ये आंकड़े। लेकिन दूसरा विषय ये है कि ये आंकड़े अगर कहीं ना कहीं इन आंकड़ों में अगर कोई शंका भी की जा सकती है तो देखा जाए कि अस्पतालों की क्या स्थिति है। नियाज, बिहार में या पटना के जितने बड़े अस्पताल हैं और जितने मेडिकल कॉलेजेस बिहार में हैं जहां पर कोविड का इलाज होता था या जो कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स है, वहां पर अब ऑक्सीजन और वेंटिलेटर जो बेड है उनकी संख्या बहुत ज्यादा खाली पड़ी हुई है। और महत्वपूर्ण विषय ये है कि लोग वहां से रिकवर होकर जा तो रहे हैं, लेकिन जो नए पेशेंट आते थे उनकी संख्या भी बहुत कम है और कहीं कहीं तो नगण्य है। ये बहुत अच्छा पैरामीटर होता है ये जांचने का कि वास्तव में डिजीज की फ्रीक्वेंसी क्या है, वास्तव में डिजीज का स्प्रेड लेवल क्या है इस वक्त। तो तमाम जो क्षेत्रों से मरीज आते थे, हॉस्पिटल पहुंचते थे, वो बता देते हैं कि स्थिति क्या है। तो वो स्थिति बहुत ही उत्साहवर्धक है, बहुत ही सामान्य स्थिति है। और ये कहा जाए कि अगर कुछ दिन हम लोग और नियंत्रित रहें, तमाम कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन हम लोगों ने किया, तमाम चीजों को ध्यान में रखा, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान में रखा और तमाम चीजें जो अभी तक हम लोग करते आए हैं इसको कम करने के लिए, वो अगर करते रहें तो बहुत जल्दी केसेस गिरेंगे। और नियाज, आज से बिहार में लॉकडाउन का भी शुरुआत होगी, लेकिन जो थोड़ी बहुत ढील दी गई है कॉमर्शियल एक्टिविटी के लिए, उसके साथ आज लॉकडाउन फोर्स शुरू हो गया 2 जून से। महत्वपूर्ण यह है कि सरकार ने इसको बहुत गंभीरता से लिया है। आमतौर पर देखा जाता है कि जब केसेस रिलीज होते हैं, जो पिछली बार का अनुभव रहा है, तो लोग काफी तरह से कहा जाए निश्चिंत हो जाते हैं। सरकारें भी कहीं ना कहीं, थोड़ा बहुत प्रशासन भी सुस्त पड़ जाता है। लेकिन इस बार तमाम जिलाधिकारियों ने अपने तरफ से बहुत कड़े कदम उठाए हैं। जो छूट दी गई है कॉमर्शियल एक्टिविटी के लिए सुबह 6 बजे से लेकर 2 बजे तक, और उसमें ये भी कहा गया है कि कौन सी दुकानें कब खुलेंगी, इन तमाम चीजों का अलग-अलग डीएम ने अलग व्यवस्थाएं की हैं। लेकिन उसका सख्ती से पालन करने के मुख्यालय लेवल से निर्देश जो दिए गए थे
उसके बाद तमाम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने और वहाँ के एसपी ने बैठक कर तमाम बाजारों में और तमाम भीड़ भाड़ वाले इलाकों में मजिस्ट्रेट की डेपुटेशन कर दी है। और सिर्फ मजिस्ट्रेट की डेपुटेशन नहीं की है, जिला मुख्यालय स्तर पर से डीएम के नेतृत्व में एक भावा दल भी गठित किया गया है, जो रैंडमली पूरे डिस्ट्रिक्ट में जाकर और जहां-जहां मार्केट बाजार के एरिया है, सघन आबादी है या जहां पर लोगों की गैदरिंग होने की संभावना है, वहां वो पहुंचेंगे और उसका तुरंत देखेंगे और जिला प्रशासन को सूचित करेंगे और उचित कार्रवाई की जाएगी। यानी सोशल डिस्टेंसिंग, कोविड प्रोटोकॉल और जो भी कहीं न कहीं लॉकडाउन 4 के जो नियम है, जो लॉकडाउन 4 के लिए जो कहा गया है, जो आदेश जारी किए गए हैं, उसका पालन सुनिश्चित कराने के लिए जिला प्रशासन काफी कड़ाई से काम कर रहा है। तो इस बार ये देखा जा रहा है कि कहीं कहीं भी जो सरकार है वो अंतिम तक छोड़ने की स्थिति नहीं है, कहीं किसी वक्त लापरवाह होने की स्थिति नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि थोड़ी सी लापरवाही फिर भारी पड़ सकती है। नियाज बिल्कुल शशांक जी, जिस तरीके से राज्य सरकार ने ठोस कदम उठाए हैं और उसका परिणाम भी देखने को मिल रहा है, लगातार संक्रमण के मामलों में कमी देखी जा रही है। वहीं आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए, क्योंकि थर्ड वेव का भी कहा जा रहा है कि थर्ड वेव भी आने वाला है, तो इसको लेकर के स्वास्थ्य विभाग की क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए, जो अभी सेकेंड वेव जो चल रही है, सेकेंड वेव में स्वास्थ्य विभाग ने इसमें ढांचागत चीजों में काफी विकास भी किया। तमाम आलोचनाएं एक जगह है नियाज, लेकिन बहुत सारी व्यवस्थाएं भी की गई हैं। जैसे जिस वक्त पीक पर आया था कोरोना, उस वक्त ऑक्सीजन सिलेंडर्स की, ऑक्सीजन प्लांट बंद होने की और ऑक्सीजन की सप्लाई की काफी दिक्कत आई थी। उसके अलावा जो वेंटिलेटर थे, वो तमाम वेंटिलेटर जो उपलब्ध भी थे वो एक्टिव नहीं थे, बहुत सारे बंद पड़े थे। तो तमाम चीजों को भी दुरुस्त कराया जा रहा है, या कराया गया है। उसके अलावा बेडों की संख्या हर जगह बढ़ाई गई है। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि ये जो स्पेकुलेशन हैं, जो कयास लगाए जा रहे हैं कि जो तीसरी लहर होगी वो बच्चों को प्रभावित ज्यादा करेगी। हालांकि इसकी कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस और रिसर्च नहीं है इसमें, लेकिन फिर भी सरकारें उन चैलेंजेस को फेस करने के लिए सभी जिलों में जो पहले से नियोनेट केयर यूनिट हैं या फिर चाइल्ड केयर यूनिट हैं, उन तमाम यूनिट के अलावा एक्स्ट्रा 10 to 20 बेड के आईसीयू, चाइल्ड आईसीयू सेंटर्स वो वहाँ पे बना रही है। चाहे बच्चों के लिए जो आइसोलेशन कहा जाए कि इंटेंसिव केयर यूनिट हैं, उनकी संख्या बढ़ा रही है। तो तमाम जिलों के सिविल सर्जन को और डीएम को यह आदेश दिया गया कि सुनिश्चित करें कि जो पहले से मौजूद ढांचा है, जिसमें नियोनेट केयर यूनिट होता है, जिसको निकू बोलते हैं, नियोनेट इंटेंसिव केयर यूनिट होता है, उसके बाद चाइल्ड इंटेंसिव केयर यूनिट होता है, वो जो पहले से मौजूद है, उसके अलावा 10 से 20 बेड अलग एक्स्ट्रा बढ़ा दिए जाए बच्चों के लिए। तो कहीं ना कहीं हर जिले में 30 से 40 बेड की व्यवस्था करने के लिए कही गई है। पीएमसीएच, एनएमसीएच, एम्स, आईजीएमएस सब में पहले से व्यवस्थाएं हैं और व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किया जा रहा है। तो सरकार पूरी तरह से तैयारी कर रही है कि अगर और कोई लहर आती है, अगर नेक्स्ट कोई लहर आती है, तो उसको काउंटर करने के लिए और खास करके बच्चों को ध्यान में देखते हुए, क्योंकि देखिए नियाज महत्वपूर्ण क्या है कि आप अभी वैक्सीनेशन ड्राइव चला रहे हैं या पहली और दूसरी लहर में बहुत सारे लोग नेचुरल इन्फेक्टेड हो चुके हैं, तो उनके अंदर नेचुरल इम्यूनिटी हार्ट की डेवलप हो गई है। अगर आप 1-2 महीने और वेट करते हैं, 3 महीने वेट करते हैं, जून, जुलाई, अगस्त तक वैक्सीनेशन भी बहुत तेज रफ्तार पकड़ लेगा, क्योंकि जो तमाम कंपनियां आ रही हैं विदेशों की भी, और देश में भी प्रोडक्शन लेवल काफी हाई होने वाला है। जून में 12 करोड़ डोजेज की बात की जा रही है सिर्फ कोविशील्ड की। तो ऐसे में अगर विदेशी कंपनियां भी आती हैं, तो पूरे बिहार में और पूरे देश में वैक्सीनेशन बहुत तेजी से होगा, तो केसेस कम होने शुरू होंगे। बच्चों की वैक्सीनेशन 12 ईयर से एबव के बच्चों की वैक्सीनेशन की बात की जा रही है। तो पूरी तरह से सरकार हर मोर्चे पर काम कर रही है आने वाली लहर की तैयारी के लिए। हालांकि ये लहर आएगी कि नहीं आएगी, इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन जो पास्ट एक्सपीरियंस है उसको देखते हुए लगता है कि कोई भी वायरस रिटर्न बैक करता है, बैक होता है और नए वेरिएंट के साथ आता है। तो उसको चैलेंजेस के लिए स्वास्थ्य विभाग तैयारियां कर रहा है। अभी तक जो स्वास्थ्य विभाग की जानकारी है। जी शशांक जी, लेकिन कोरोना का खतरा तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ ब्लैक फंगस ने जो दस्तक दी है, तो ब्लैक फंगस से भी निपटने के लिए अभी राज्य सरकार किस तरीके की तैयारियां कर रही हैं? देखिए, ब्लैक फंगस काफी चैलेंजिंग बना हुआ है और ब्लैक फंगस के इलाज मुख्यतः पटना में 3 जगह हो रहे हैं। वैसे तो तमाम निजी अस्पताल भी कर रहे हैं और कई जगहों पे इसका इलाज शुरू कर दिया गया है, लेकिन मुख्यतः पटना के आईजीएमएस में इलाज हो रहा है, जहाँ ज्यादा बेडेड है। उसके बाद एम्स और पटना के पीएमसीएच में इलाज हो रहा है। देखिए, सरकार उसके लिए कई कोशिशें सरकार ने की हैं। हालांकि बहुत बड़ा चैलेंज है कि उसके लिए जो दवा आती है, तो उस दवा की उपलब्धता उतनी नहीं है जितनी मेडिकल जो डॉक्टर्स हैं वो डिमांड करते हैं। देखिए, एक पेशेंट को कम से कम एक इंजेक्शन आती है
वो इंजेक्शन 6 वायल देनी होती है पर डे, और उस हिसाब से जितने मरीज पूरे प्रदेश में हैं उनको 6 से मल्टीप्लाई किया जाता है। जो अस्पतालों का कहना है कि उनको कम से कम 3 दिन का खुराक एक बार में दे दिया जाना चाहिए, जिससे वो मरीजों का इलाज कर सके। लेकिन स्वास्थ्य विभाग दवाओं की कमी का हवाला देते हुए रोज का स्टॉक उसको देता है, तो कहीं न कहीं दवाइयों की थोड़ी बहुत किल्लत है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि ये जो ब्लैक फंगस है वो काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है, क्योंकि वो कई इलाकों में फैल रहा है, और सबसे बड़ी बात है कि उसके नए-नए आयाम देखे जा रहे हैं। पहले आम तौर पे आपके नाक से जाकर साइनस होते हुए आँखों और नाक को प्रभाव करता था और ऊपर ब्रेन में चला जाता था। अब ऐसे रिसर्चेज़ आए हैं कि वो ब्लड सेल्स से तमाम ऑर्गन्स में पहुँच रहा है, या ब्लड के थ्रू तमाम ऑर्गन्स में पहुँच रहा है। तो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा चैलेंजेज़ हैं, और स्वास्थ्य महकमा जो हाई लेवल पे जो मेडिकल टीम होती है उनसे कंसल्ट में बने हुए हैं, और पटना में उसका इलाज किया जा रहा है ब्लैक फंगस के। लेकिन बहुत ही कहा जाए कि वो संक्रमण के रूप में ब्लैक फंगस फैल भी रहा है। जी शशांक जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं बाबा रामदेव के एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति को लेकर विवादित बयान पर राज्य भर के डॉक्टरों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत राज्य भर के निजी और सरकारी डॉक्टर बाबा रामदेव के बयान के विरोध में काला बिल्ला लगाकर काम कर रहे हैं। वहीं विरोध में शामिल जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर विकास कुमार ने कहा कि लड़ाई एलोपैथ और आयुर्वेद के बीच नहीं बल्कि बाबा रामदेव के बयान के विरोध में है, जिसे लेकर हम लोग काला बिल्ला लगाकर विरोध दर्ज करा रहे हैं। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बाबा रामदेव के बयान के कारण एलोपैथिक वैक्सीनेशन सहित कई चीज़ों में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। बाबा रामदेव को अपने बयान को सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी चाहिए। हम लोग ने जो मेरा एक लेटर जो इशू था उसमें भी हम लोगों ने बोला था कि हम लोग पेशेंट को कोई परेशानी नहीं होने देंगे। हम लोग लगातार अपना ब्लैक बेल्ट मांग के और सारा ड्यूटी जो है सारे कोरोना ड्यूटी, इमरजेंसी ड्यूटी, जितनी भी ड्यूटियाँ हम सारा का सारा बिल्कुल कर रहे हैं, उसमें हम लोगों ने कोई कोताही नहीं की है। हाँ, और ये भी हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि हमें आयुर्वेद और योगा से भी कोई परेशानी नहीं है। सारी चिकित्सा की अलग अलग पद्धतियाँ हैं, सबके अपने फ़ायदे और अपने नुकसान हैं। ये हज़ारों वर्षों के रिसर्च से चला आ रहा है, एलोपैथिक हो, आयुर्वेद हो या योगा हो, हम सबका समर्थन करते हैं। हमें सिर्फ इस बात से दिक्कत थी कि इस कोरोना काल में जहां सारे पद्धतियों के बीच में सारे पद्धतियों को आपस में मिलकर काम करके लोगों को भलाई करने की आवश्यकता थी, वहीं बाबा रामदेव ने ऐसा बेतुके बयान को देकर एलोपैथ वर्सेज आयुर्वेद में एक युद्ध खड़ा कर दिया है। तो आपको बता दें कि बाबा रामदेव के विरोध में, उनके बयानों के विरोध में डॉक्टरों ने काला बिल्ला लगाकर विरोध प्रदर्शन किया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से डॉक्टर्स अपने बाजू पे काला बिल्ला लगा रखा है और उनके बयानों का विरोध कर रहे हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संपादक कुंदन कृतज्ञ जी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। कुंदन जी, एक वक्त था जब बाबा रामदेव को योग गुरु के नाम से जाना जाता था, लेकिन आज उनके विवादित बयानों की वजह से और जिस तरीके से वो मेडिकल साइंस और एलोपैथ के पद्धति पर सवाल खड़े कर रहे हैं, आज उन्हें लाला रामदेव कहा जा रहा है। कुंदन जी, देखिए, आयुर्वेद और एलोपैथ इन दो के बीच में जो लड़ाई शुरू हुई है, जिसमें जहां एक तरफ एलोपैथ की नुमाइंदगी आईएमए और तमाम डॉक्टर्स कर रहे हैं, वहीं अगर आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद की नुमाइंदगी बाबा रामदेव के द्वारा की जा रही है। दोनों के बीच में जो संघर्ष या जो अपने सुपरमेसी की जो लड़ाई चल रही है, इसको आप कह सकते हैं कि ये पीछे सदियों की परंपरा है, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। इतिहास गवाह है आयुर्वेद किस तरीके से भारतीय सभ्यता संस्कृति के बीच में फलता फूलता रहा, और एलोपैथ ने भी किस तरीके से आकर जड़ें जमाने की कोशिश की है। अब बाबा रामदेव ने जहां आयुर्वेद को लेकर जो भी टीका टिप्पणी की है या एलोपैथ पे जो प्रहार किया है, इसको लेकर अब पूरे देश में के साथ साथ बिहार और झारखंड में भी विरोध शुरू हो चुके हैं।
और जो बातें आपने कही कि बाबा रामदेव की जगह अब लाला रामदेव की बात की जा रही है, तो जाहिर सी बात है बाबा रामदेव ने जिस तरीके से आयुर्वेद के नाम पर एक व्यवसायीकरण करने की कोशिश की है, उसको लेकर भी बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जिन्होंने आपत्ति दर्ज कराई है। अब राजधानी रांची में भी इसी विरोध के दौरान देखा गया कल की सदर अस्पताल में डॉक्टरों ने तख्तियां लेकर काले बिल्ले लगाकर विरोध प्रदर्शन किया और बाबा रामदेव के खिलाफ जमकर नारे लगाए। नया समझने की जरूरत है, आयुर्वेद और एलोपैथ दो पैरेलल स्ट्रीम्स नहीं है, कहीं ना कहीं दोनों एक कॉमन स्ट्रीम पर जाके मिलती हैं और दोनों का उद्देश्य इलाज है। नियाज जी बिल्कुल कुंदन जी, लेकिन जिस तरीके से बाबा रामदेव विवादित बयान दे रहे हैं, चूंकि एक एलोपैथ हो या आयुर्वेद पद्धति हो, दोनों का अपना एक अलग महत्व है। और बाबा रामदेव जिस तरीके से एलोपैथ की पद्धति को टारगेट कर रहे हैं, जो डॉक्टर अपनी जान पर खेलकर इस कोरोना काल में लोगों की जान बचा रहे हैं, उनके प्रोफेशन को टारगेट कर रहे हैं, ये कहाँ तक सही है? देखिए, सही गलत की लड़ाई जो है नियाज, उसका निपटारा हम मीडिया के लोग या हम लोग जो इस फील्ड के एक्सपर्ट नहीं हैं उनके करने के बजाय अगर इस बात का निपटारा बाकी के लोग जो एक्सपर्ट्स हैं, मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, वो करें तो ज्यादा बेहतर है। देखिए, एक चीज तो बहुत स्थापित है कि जिस तरीके से डॉक्टर्स ने पूरा का पूरा मेडिकल जो फ्रेटर्निटी है उसने इस कोरोना संक्रमण काल के दौरान जिस तरीके से खतरों को के बीच में रहकर रोगियों का इलाज किया है, तो उसमें आप कह सकते हैं सेवा, समर्पण, तमाम चीजें मौजूद रही थी। एक स्थिति यह थी कि जहां पर संक्रमित व्यक्ति के साथ उनके परिजन नहीं रह पा रहे, उन्हें रहने की इजाजत नहीं थी, वहां पर डॉक्टरों ने, नर्सों ने, तमाम पैरामेडिक स्टाफ ने उनकी सेवा की और सेवा के बदौलत स्थिति यह हुई कि वो ठीक होकर अपने घरों को लौट गए। एक स्थिति यह थी कि कोरोना संक्रमण से जिन लोगों की मौत हुई है उनके शवों को परिजनों ने छोड़ दिया, शवों को बिना अंतिम संस्कार किए छोड़कर भाग खड़े हुए। वहां पर इन डॉक्टर्स ने, इन पैरामेडिक्स ने और बाकी दूसरे लोगों ने उन शवों को सही तरीके से ससम्मान पूर्वक उनका अंतिम संस्कार कराया। तो इस संक्रमण काल में जितने डॉक्टर्स हैं उनकी सेवाओं को सलाम करने की जरूरत है। उन्होंने जिस डेडिकेशन के साथ, जिस अफेक्शन के साथ रोगियों का इलाज किया है वह काबिल तारीफ है। अब जाहिर सी बात है, चाहे उद्देश्य कुछ भी रहे, लेकिन अगर उनकी सेवा पर कोई उंगली उठाएगा तो विरोध होना लाजिमी है। उनकी सेवा को अगर हम सम्मान नहीं कर सकते तो उनकी सेवा का अपमान करने का भी हमें कोई अधिकार नहीं मिलता है। और लिहाजा इसी के तहत जितने भी डॉक्टर्स हैं उन्होंने इसे एक अपमानजनक तौर पर लेते हुए इसका विरोध शुरू किया है। और आप कह सकते हैं कि बाबा रामदेव कहीं ना कहीं अपने रॉ में, अपने लय में कुछ इतना आगे निकल गए कि ये एग्जैजुरेशन हो गया उनके रिमार्क्स का और उन्होंने जाकर एलोपैथ के बारे में इतनी सारी उल्टी सीधी बातें कह दी है। अब जाहिर सी बात है, आइए मैंने जिस तरीके से स्टैंड लिया है, अब देखते हैं आगे इसका नतीजा क्या निकल कर आता है। जी कुंदन जी, लेकिन जिस तरीके से एलोपैथ पद्धति को लेकर निशाना साध रहे हैं, हालांकि बहुत पहले से ये साधते हुए आए हैं, अब जाकर के कुछ वीडियोस के क्लिप सामने आ रहे हैं तो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, डॉक्टर्स भी इसका विरोध कर रहे हैं। तो क्या इस तरीके का बयान बाबा रामदेव द्वारा दिया जाना, क्या अपने कहीं ना कहीं ये भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं, ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि वो अपने आयुर्वेद के बिजनेस को बढ़ाने के लिए इस तरीके से टारगेट कर रहे हैं एलोपैथ को? देखिए, व्यापार अपनी जगह है, इलाज अपनी जगह है। और भारत के इतिहास को उठाकर देख लें तो हमारे यहाँ हमने आयुर्वेद की पद्धति परंपरा को काफी आगे बढ़ाने का काम किया है। और अगर दूसरी तरफ एलोपैथ की बात कर लें तो एलोपैथ में भी भारत ने बुलंदियों के झंडे गाड़े हैं। और खास करके आज की तारीख में भारत के चिकित्सक देश विदेश हर जगह पर, इवन कि मैं आपको बता दूं नियाज की आज की तारीख में चाइना के अंदर कई ऐसे मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं जिसे भारतीय डॉक्टर्स ही हेड कर रहे हैं।
तो एलोपैथ की अगर बात करें तो एलोपैथ के क्षेत्र में या आयुर्वेद के क्षेत्र में भारत ने दोनों क्षेत्रों में अपनी बुलंदी का परचम लहराया है। और खास करके जिस तरीके से आयुर्वेद को भी हमने पढ़ने का एक सोर्स किया है, एक गेटवे, एक पाथ खुला है आयुर्वेद को एक्सपेंशन का। आयुर्वेद को भारत ने ही दूसरे देशों तक, विदेशों तक पहुंचाने का काम किया है। तो दोनों जो पैरेलल स्ट्रीम्स है, दोनों पैरेलल स्ट्रीम्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट लाने की कोशिश अगर की जा रही है तो जाहिर सी बात है आरोप प्रत्यारोप चलेंगे। और उसमें यह आरोप लगाना कि कहीं ना कहीं बाबा रामदेव आयुर्वेद को एक बिजनेस मॉड्यूल के तौर पर डेवलप करना चाहते हैं और शायद इसी वजह से वह एलोपैथ के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है एलोपैथ ने जिस तरीके से उनके सहयोगी बालकृष्ण की जिंदगी बचाने में मदद की है तो उन दिनों को भी उन्हें नहीं भूलना चाहिए कि आचार्य बालकृष्ण को कैसे एलोपैथ के जरिए ही नई जीवन दान या नई जिंदगी मिल पाई थी। तो सवाल यह है कि आयुर्वेद और एलोपैथ दो कॉन्फ्लिक्टिंग स्टैंडर्ड्स नहीं हैं, दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे के सप्लीमेंट्री, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री प्रैक्टिसेस हैं और इसमें कहीं विरोधाभास होने की कोई आवश्यकता नहीं है। नियाज जी बिल्कुल कुंदन जी, वही मैं भी कह रहा हूं कि हर चिकित्सा के पद्धति का अपना एक अलग महत्व है, लेकिन बाबा रामदेव का इस तरीके का बयान कहीं ना कहीं चिंताजनक है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देश भर में डॉक्टरों ने काला दिवस मनाया है। डॉक्टर बाबा रामदेव के बयान का लगातार विरोध कर रहे हैं। जिस तरीके से बाबा रामदेव ने एलोपैथ की पद्धति पर सवाल खड़े किए थे, उसको लेकर देश के जितने भी डॉक्टर्स हैं वो उनके बयानों का विरोध कर रहे हैं और काला दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।